जय हिंद मित्रों, फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण के क्रम में आज हम बात करेंगे हिंदी का आधार, जहाँ से हिंदी प्रारंभ होती है, संज्ञा। संज्ञा के बारे में सामान्य आप जानते हैं, लेकिन जो चीज़ आप नहीं जानते हैं, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा की परिभाषा में 6 शब्द आने चाहिए। नंबर 1 व्यक्ति, 2 वस्तु, 3 जाति, 4 स्थान, 5 गुण और 6 भाव। यह आप बात याद रखें। यानी संज्ञा की जब भी परिभाषा हो तो 6 नाम आपको याद रखने हैं। व्यक्ति जैसे राम, वस्तु मेज, जाति पशु, स्थान देश, गुण ईमानदारी, भाव सुख दुख आदि। एक बात और ध्यान दें, कई बार हम शब्द लगाते हैं आदि और कई बार शब्द लगाते हैं इत्यादि। पहले इन दो के बारे में हम बात करते हैं। आदि का अर्थ होता है आरंभ, इत्यादि का अर्थ होता है इति आदि, इति का अर्थ होता है अंत और आदि का हो गया प्रारंभ। जब हम उदाहरण में थोड़े शब्द लेते हैं, जब हम उदाहरण में थोड़े शब्द देते हैं, 2-3 शब्द देते हैं, तब हम कहते हैं कि ये 2-3 शब्द इनसे आरंभ होता है और आगे भी इस प्रकार के शब्द होंगे, तो हम आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम उदाहरण में 6-7 शब्द देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 6-7 शब्द देते हैं, तब हम कहते हैं कि इतने तो खत्म हो गए, आगे भी इसके जैसे और शब्द आरंभ होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। आदि जब कम उदाहरण दिए जाते हैं और इत्यादि जब ज्यादा उदाहरण दिए जाते हैं। संज्ञा के भेद 3 हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इनकी परिभाषा। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष का नाम, जातिवाचक में जाति, समुदाय, द्रव्य आदि का बोध, भाववाचक में गुण या भाव जो अनुभव कर सकें लेकिन जिनका चित्र या स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता, अर्थात वो अमूर्त हो। अब ये बात ध्यान रखें कि संज्ञा जैसे व्यक्ति, मेज, राम, पशु, देश, ये संज्ञा नहीं है, इनका नाम संज्ञा है। दूसरे शब्दों में हम खुली आंखों से जो भी वस्तुएं देखते हैं, खुली आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, वो सब कुछ उनका नाम संज्ञा है। इसके अलावा बंद आंखों से हम जो भी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन उनका चित्रण नहीं कर सकते, वो भी संज्ञा है। शॉर्ट रूप में खुली आंखों से जिनको देखें उनका नाम, और बंद आंखों से जिनको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उन सभी का नाम संज्ञा है। पहले जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बारे में बात करेंगे। जातिवाचक में पुरुष राम, महिला सीता, देश भारत, राज्य राजस्थान, गांव फतेहगढ़, मंदिर राम मंदिर, पर्वत हिमालय, नदी गंगा। इसके अलावा जातियों में भी भेद होते हैं। जैसे जानवर जाति है, पशु भी जाति है, लेकिन गाय भी जातिवाचक में आएगा। उसी प्रकार से मानव जाति है, छात्र और छात्राएं भी जातिवाचक में आएंगे। जैसे व्यक्ति जाति, व्यक्ति शब्द है तो खुद व्यक्ति, ये जातिवाचक संज्ञा है। और व्यक्ति में पुरुष भी जातिवाचक है,
महिला भी जातिवाचक होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। बच्चा भी जातिवाचक होगा, पुरुष भी जातिवाचक है, महिला भी जातिवाचक है, और बच्चा है वो भी जातिवाचक होगा। भाववाचक में सबसे बड़ी बात ये हमें ध्यान रखना है कि हम उनका चित्र नहीं बना सकते। जैसे राम को दुख हुआ, अब दुख को कोई चित्र नहीं बन सकता। उसी प्रकार से ईमानदारी एक श्रेष्ठ गुण है। ईमानदारी की हम कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन चित्र नहीं बना सकते। उसी प्रकार से सुंदरता सभी को आनंद देती है। सुंदरता को हम केवल कल्पित कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी दूसरे शब्दों में इसको हम कहेंगे गूंगे का गुण। भाववाचक संज्ञा गूंगे का गुण है। इस प्रकार संज्ञा के तीन भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष का नाम, यानी जो एक हो, उस समय एक हो। जातिवाचक में जो साधारण हो, जो एक ग्रुप में सम्मिलित हो सके, वो जातिवाचक है। और भाववाचक के अंदर जो अमूर्त हो, जिनको हम अनुभव कर सकें, वो भाववाचक संज्ञा होता है। आज हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में। भाववाचक संज्ञा के बारे में हम आगे की कक्षा में बात करेंगे। तो व्यक्तिवाचक किसी भी नस्ल विशेष का नाम, कोई ब्रांड या कंपनी विशेष का नाम, इस प्रकार की वस्तुएं या जीव व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे नस्ल की बात करें तो मेरिनो भेड़, चोगला भेड़, जमुनापरी बकरी, राठी गाय, मुर्रा भैंस, इस प्रकार के ये जो नस्लें हैं पशुओं की, वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से अगर हम ब्रांड की बात करें तो मोबाइल फोन हो गया, सैमसंग का फोन हो गया, वीवो का फोन हो गया, कार्बन का फोन हो गया, ओरिएंट पंखा हो गया, सैमसंग की मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन, बजाज का प्रेस हो गया। तो ये जो कंपनी के नाम है वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसी प्रकार से अनाज की भी कई किस्में होती है। जैसे गेहूं की, गेहूं कल्याण 1482, 3077, बासमती चावल, माही कंचन ज्वार, जो विशेष ब्रांड है वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक में जो एक ग्रुप में, समूह में जिनको हम विभक्त कर सकते हैं, वो समूहवाचक में आएंगे। जैसे भीड़, सभा, समिति, दल, गिरोह, गुट, वृंद, गुच्छा, पुंज, जो एक समूह में जिनको हम शामिल कर लें, वो समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा है। अब थोड़ा सा हम इस समूह के बारे में बात करें। झुंड, पशु पक्षियों के समूह को झुंड कहते हैं। दल, कोई पार्टी विशेष किसी एक उद्देश्य के लिए जो इकट्ठे हो, उसे दल कहा जाता है। समिति, किसी विषय पर विचार विमर्श के लिए अगर कुछ व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो तो वो समिति है। सेना, सशस्त्र बल, जो युद्ध के लिए एक समूह हो, उसको सेना कहा जाता है। किसी बुरे कार्य करने के लिए, हत्या, लूटपाट, चोरी करने के लिए अगर किसी कोई व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे गिरोह कहते हैं। उसी प्रकार से यदि व्यापारी पशुओं को लेकर कहीं जाते हैं व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, वो काफिला है। फूलों का जो गुच्छा है वो गुच्छा कहलाता है। फूलों का झुंड जिसमें कई प्रकार के फूल शामिल हो, गुलदस्ता, गुच्छा। महिलाओं का जो दल है, जो महिलाओं का समूह है, उसे वृंद कहा जाता है। किसी विशेष विषय से संबंधित जो समूह हो उसे वर्ग कहा जाता है। और यदि किसी विशेष गुण, जैसे विद्वान,
कोई विशेष विशेषता हो तो उसे हम गण कहते हैं। इसी प्रकार से परिषद, मंडल, ये भी समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा है। फिर द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में दो चीजें शामिल है। वे पदार्थ का ढेर हो सके, जैसे सारे अनाज, अनाज भी जातिवाचक है और गेहूं भी जातिवाचक है, लेकिन गेहूं की कोई किस्म आ गई जैसे 1482 कल्याण, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि अनाज और गेहूं ये जातिवाचक है, लेकिन गेहूं की किस्म आ गई 1482, ये व्यक्तिवाचक होगी। उसी प्रकार से धातु, जो भी धातु है, धातु खुद जातिवाचक है और धातुएं सोना। बड़ी बड़ी बात यह है कि जो पदार्थ जिनका ढेर हो सके, जैसे अनाज, कोई भी अनाज है, गेहूं, जौ, ज्वार, ग्वार, बाजरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में भी द्रव्यवाचक। धातु जिनका ढेर हो सके, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से सारे द्रव पदार्थ जो बहते हैं वे भी जातिवाचक होंगे, जैसे पानी, दूध, छाछ। इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान दें, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा उस समय जातिवाचक हो जाती है जब किसी गुण या विशेषता को बताने के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे अगर हम बात करें लक्ष्मी, लक्ष्मी धन की देवी है, तो प्रश्न आ गया धन की देवी लक्ष्मी है। यहाँ पर लक्ष्मी जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि गुण के लिए लक्ष्मी आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाती है। जैसे वधु घर की लक्ष्मी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से जयचंद कनौज का राजा था, यहाँ उस जयचंद के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यही जयचंद जब गुण के बारे में या दोष के बारे में वर्णित होता है उस समय जातिवाचक हो जाता है। जैसे वर्तमान में जयचंद बढ़ गए हैं, यानी विश्वासघात के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है, दोष के रूप में प्रयुक्त हुआ है। द्वितीय पांडव भीम था, यानी 5 पांडव थे, सबसे बड़ा युधिष्ठिर, 2 नंबर पे भीम, तो 2 नंबर पे भीम था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से दिलीप सिंह खली वर्तमान का भीम है। WWE में जो रेसलर है भारत का दिलीप सिंह खली, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है, भीम के समान शक्तिशाली है, तो यहाँ पर हो गया ये जातिवाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार से रावण लंका का राजा था, तो रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वर्तमान में आतंकवादी रावण है, तो आतंकवादी अगर रावण के संबंध से स्थापित हो गए, संबंधित हो गए, वो जातिवाचक हो जाएंगे। उसी प्रकार से सीता, यानी सीता माता राम की पत्नी थी, तो सीता माता है, सीता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि यही गुण के रूप में आ जाए कि घर की बहू सीता के समान पवित्र है, तो जहां पर सीता के समान पवित्र हो गया वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक के बारे में आगे की कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।